Dear students, the topic taken by us decolonization and independence. When the Second World War ended, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गई, लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर स्टिल अंडर यूरोपियन कॉलोनियल रूल। दुनिया के ज़्यादातर हिस्से जो है वो यूरोपियन कॉलोनियल रूल के अंतर्गत ही रहे। ओवर द नेक्स्ट 2 decades, लगभग अगले 2 दशकों में मोस्ट कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका इमर्ज एज फ्री इंडिपेंडेंट नेशंस। और 2 दशकों में आगे अपकमिंग डेकेड्स में 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर कंट्री जो थे वो स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट नेशन बन गए थे। देवर हाउवर ओवरबर्डन बाय पॉवर्टी, और ये देश जो थे गरीबी से ओवरबर्डन थे, एंड लेक ऑफ द रिसोर्सेज, और दे हैवंट any type of the resources, and their economies had and society were handicapped by long period of colonial rule। और उनकी इकोनॉमिक्स और समाज जो था वो लंबे कॉलोनियल पीरियड की वजह से जो है हैंडीकैप्ड हो गया था। द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक वर designs to meet the financial needs of the industrial country। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो थे वो इस तरह से डिजाइन किए गए थे सो दैट द नीड ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्री could be fulfilled। They were not equipped to cope with the challenge of poverty। और वो जो है किसी भी तरह की पॉवर्टी के चैलेंज से का सामना नहीं कर रहे थे, एंड लेक ऑफ डेवलपमेंट इन द फॉर्मर कॉलोनी। और जो फॉर्मर कॉलोनीज थी उसमें जो लेक ऑफ डेवलपमेंट था और पॉवर्टी जो थी उसका सामना नहीं कर रहे थे। देवर IMF एंड वर्ल्ड बैंक वर डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रीज। और IMF और वर्ल्ड बैंक को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं उनकी नीड्स को पूरा किया जा सके। दे वर नॉट इक्विप्ड टू कोप विद द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी। वह उन्होंने अपने आप को इस तरह से इक्विप कर रखा था कि वो किस तरह की पॉवर्टी का चुनौती चुनौती का सामना नहीं कर रहे थे, और ना ही लेक ऑफ डेवलपमेंट, ना ही वहाँ विकास की कमी थी फॉर्मर कॉलोनीज में। बट एज यूरोप एंड जापान से, जैसे कि आपको पता है यूरोप और जापान जो थे देवर रैपिडली रिबिल्ड देयर इकोनॉमिक्स, लगातार अपनी आर्थिक व्यवस्था को जो है रिबिल्ड कर रहे थे। दे ग्रू लेस डिपेंडेंट ऑन द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। वो लगातार जो है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वर्ल्ड बैंक पर लगातार लेस डिपेंडेंट थे। थस फ्रॉम the 1950, the Bretton Woods institutions began to shift their attentions more towards developing countries। Now from the 1950 से जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने दे आल्सो शिफ्ट देयर अटेंशंस मोर, उन्होंने ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनकी तरफ। एज कॉलोनीज में ऑफ द लेस डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि कॉलोनीज जो थी उनमें जो ज़्यादातर जो थी वो लेस डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड थी। दे हैड बीन पार्ट ऑफ द यूरोपियन एम्पायर्स, और वंस दे हैव बीन द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न एम्पायर, वो वेस्टर्न एम्पायर का कभी एक हिस्सा रही थी। नाउ आयरनिकली एंड न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, और अब जो है एक नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज के रूप में दे वर फेसिंग अर्जेंट प्रेशर्स टू लिफ्ट देयर पॉपुलेशन आउट ऑफ द पॉवर्टी। अब जो है उनके ऊपर ये प्रेशर बना हुआ था कि वो अपनी पॉपुलेशन को पॉवर्टी से बाहर निकालें। दे केम अंडर द गाइडेंस ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज, वो लगातार इंटरनेशनल एजेंसीज की गाइडेंस के अंतर्गत काम कर रही थी। दोज वर डोमिनेटेड बाय द फॉर्मर कॉलोनियल पावर, जो जिसमें जो है
जो पुरानी जो फॉर्मर पहले वाली कॉलोनियल पावर्स का डोमिनेशन था, इवन आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन, यहाँ तक कि डीकोलोनाइजेशन के काफ़ी समय के बाद भी जो फॉर्मर कॉलोनियल पावर थी, they still control vital resources such as the minerals and lands in many of their farmers colonies। और जो फॉर्मर कॉलोनियल पावर थी, उन्होंने इंडिपेंडेंट होने के बावजूद जो है लगातार उनके रिसोर्सेज पर और मिनरल्स पर नियंत्रण बना रखा था जहां वो पहले रूल करते थे। लार्ज कॉर्पोरेशंस ऑफ द पावरफुल कंट्रीज large corporation of the powerful countries, for example, the US also often manage to secure rights to exploit developing countries' natural resources very cheaply। Large corporations ऑफ द अदर पावरफुल कंट्रीज, जो दूसरे पावरफुल कंट्रीज के जो बड़े बिजनेसमैन थे, फॉर एग्जांपल द यूएस, जैसे कि यूएस, यूनाइटेड स्टेट, दे आल्सो ऑफन मैनेज टू सिक्योर राइट्स टू एक्सप्लोइट डेवलपिंग कंट्रीज नेचुरल रिसोर्स वेरी चीपली। उन्होंने अपने आप को इस तरह से मैनेज कर रखा था, उन्होंने अपने अधिकार सुरक्षित रखे हुए थे कि वो डेवलपिंग कंट्रीज नेशनल रिसोर्सेज जो है उसको बड़े सस्ते में उसको एक्सप्लोइट कर सकें। एट द सेम टाइम्स मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम द लास्ट ग्रोथ द वेस्टर्न इकोनॉमी एक्सपीरियंस इन द 1950। उसी समय के दौरान ज़्यादातर डेवलपिंग नेशन जो थे वो जो वेस्टर्न इकोनॉमीज की जो फास्ट ग्रोथ थी जो उन्होंने एक्सपीरियंस की थी 1950 और 1960 में, उससे बेनिफिटेड नहीं हुए थे। जो डेवलपिंग नेशन थे दे वर नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ द वेस्टर्न इकोनॉमिक्स एक्सपीरियंस। जो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स एक्सपीरियंस ने 1950 और 1960 में जो फास्ट ग्रोथ एक्सपीरियंस की थी, द डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट टेक एनी बेनिफिट्स फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ, देयरफॉर दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज ए ग्रुप। और इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज थे दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज ए ग्रुप, उन्होंने अपने आप को ग्रुप में डेवलप कर लिया। द ग्रुप ऑफ 77, जिसको हम ग्रुप ऑफ 77 कहते हैं, टू डिमांड ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। और दे वर आल्सो आस्किंग फॉर ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स या NIEO की मांग करने लगे। बाय द NIEO, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स की डिमांड करने लगे। बाय द NIEO दे मीन द सिस्टम, और NIEO से डेवलपिंग नेशन का मतलब था कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए दैट वुड गिव देम रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्स, जो उनके प्राकृतिक संसाधनों पर एक वास्तविक नियंत्रण दे, ज़्यादा डेवलपमेंट असिस्टेंस को मिले, फेयर प्राइस फॉर रॉ मटेरियल्स, और उनके रॉ मटेरियल्स के फेयर प्राइस मिले, अच्छे प्राइस मिले, एंड दे मस्ट हैव द बेटर असिस्ट फॉर देयर मैन्युफैक्चर गुड्स इन द डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट। और उनके जो गुड्स हैं उनको भी जो है जो डेवलप कंट्रीज़ के मार्केट हैं, वो जो उनके मैन्युफैक्चर गुड्स हैं उनको जो है वहाँ डेवलप कंट्रीज मार्केट में सेल करने के लिए असेस मिलनी चाहिए।